CH48 इल्जाम और सुसाइड। आरोही इस वक्त हाई स्कूल के अंदर बैठी हुई थी और वह किसी का इंतजार कर रही थी। तभी उसे सामने से एक 40 ईयर्स ओल्ड आदमी आता हुआ नजर आया। आरोही उसे देखकर खड़ी हो गई। वह आदमी आरोही के सामने आकर बोला, हेलो, मेरा नाम तरुण है। मैं 9th और 10th क्लास के बच्चों को मैथ्स पढ़ता हूँ। मुझे प्रिंसिपल सर ने कॉल किया था कि कोई मुझसे मिलना चाहता है और वह आप है। क्या मैं जान सकता हूँ कि आपको मुझसे क्या काम है? आरोही बोली, हेलो सर, मेरा नाम नित्या शर्मा है और मैं एक स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन निकलवा रही हूँ। मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन की अभी बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ सर, क्या आप मुझे उस स्टूडेंट के इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं? तरुण बोला, जी बिल्कुल। आप बताइए, आपको किस स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन चाहिए? अगर मैं उसे जानता होगा तो पक्का आपको उसकी इन्फॉर्मेशन दूंगा। वैसे उस स्टूडेंट का नाम क्या है? आरोही बोली, सर उसका नाम आरोही रायजादा है। आरोही का नाम सुनकर तरुण के एक्सप्रेशन कुछ बदल गए और यह बात आरोही ने बहुत ही अच्छी तरीके से नोटिस कर ली थी। आरोही बोली, सर क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? तरुण बोला, जी नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जिस लड़की की बात कर रही है उसके जैसी लड़की मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखी थी। मैंने अपनी लाइफ में उसे बड़ी डफर स्टूडेंट नहीं देखी थी। वह किसी भी बात में नंबर 1 नहीं थी। उसका स्टडी रिकॉर्ड भी बहुत खराब था। उसका ड्रेसिंग सेंस तो उससे भी ज्यादा बेकार था। सच कहूं तो मुझे वह लड़की बिल्कुल पसंद नहीं थी और वह लड़की सच में बहुत अजीब थी। आरोही बोली, लेकिन वह बच्ची तो अपनी प्राइमरी स्कूल में बहुत अच्छी थी। उसने वहां पर बहुत से मेडल भी जीते थे और वह एक होशियार स्टूडेंट थी। तरुण बोला, देखिए, प्राइमरी स्कूल के बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसने हमारे स्कूल में कोई भी अच्छा काम नहीं किया है। आपको पता है, एक दिन जब मैं मैथ्स की क्लास ले रहा था तब उसका ध्यान पढ़ाई पर नहीं था। मैंने आरोही के पास जाकर देखा तो वह अपनी बुक में ड्राइंग कर रही थी। मैंने उसे बहुत बार आवाज भी दी, लेकिन उसने एक बार भी अपना सर उठाकर मेरी तरफ नहीं देखा था। फिर मुझे गुस्सा आ गया और मैं उसकी ड्राइंग बुक उसके हाथों से छीन ली। फिर वह पागल सी हो गई। वह पागलों की तरह हरकतें करने लगी और देखिए, उसने मेरे हाथों पर काट भी लिया। उसका निशान अभी भी मेरे हाथों पर है, देखिए यहाँ पर। इतना बोलकर तरुण ने अपना हाथ आगे कर लिया। आरोही वह निशान देखने लगी। आरोही बोली, सर क्या आरोही की क्लास टीचर या फिर उसकी क्लास का कोई स्टूडेंट अभी भी यहाँ पर पढ़ रहा है? तरुण बोला, जी नहीं, उसकी स्कूल टीचर ने तो बहुत पहले ही अपनी स्कूल छोड़ दी थी। और रही बात उसके क्लासमेट की, तो वह अब बड़े हो चुके हैं। वह लोग अब कॉलेज में होंगे, इसलिए यहाँ पर अभी कोई नहीं पढ़ रहा। लेकिन हाँ, आरोही की एक क्लासमेट थी जो हमेशा उसके साथ रहती थी। उसका नाम नेहा है। वह हमारी स्कूल में हिस्ट्री पढ़ाती है। आरोही बोली, सर तो क्या मैं नेहा से मिल सकती हूँ? तरुण बोला, जी जरूर, अब बस 5 मिनट इंतजार कीजिए, मैं अभी उसे बुला कर लाता हूँ। इतना बोलकर तरुण सर वहां से चले गए। ठीक 5 मिनट बाद सामने से एक लड़की आई जिसने व्हाइट टॉप और ब्लू जीन्स पहनी हुई थी। उसके बेबी कट हेयर थे, जिस वजह से उसने अपने बालों को खुला छोड़ दिया था। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि नेहा थी। नेहा आरोही के पास आकर बोली, हेलो, मेरा नाम नेहा है। तरुण सर ने मुझे आपके पास भेजा है। तो बताइए, आपको क्या बात करनी थी मुझसे? आरोही बोली, हेलो, मेरा नाम नित्या शर्मा है। तरुण सर ने मुझे आपके पास भेजा है। उन्होंने बताया कि आप आरोही रायजादा के साथ हमेशा से रहती थी। मैं उनकी इन्फॉर्मेशन निकल रही हूँ, आप प्लीज मुझे उनकी इन्फॉर्मेशन देगी? नेहा बोली, जी जरूर, मैं आरोही को बचपन से जानती हूँ।
वह अभी 1 साल पहले अपने घर मुंबई वापस चली गई थी। मुझे जितना पता है मैं उतना आपको सब कुछ बता दूंगी। चलिए हम कैंटीन में बैठकर बात करते हैं। इतना बोलकर नेहा आरोही को कैंटीन की तरफ ले गई। वह दोनों कैंटीन में बैठकर बातें करने लगी। उन दोनों ने अपने अपने लिए एक कॉफी ऑर्डर की। आरोही बोली, मुझे आपकी फ्रेंड आरोही के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्लीज हो सके तो मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दीजिए। नेहा बोली, जी मैं जितना जानती हूँ मैं आरोही के बारे में आपको सब कुछ बता दूंगी। नेहा आगे बोली, मैं आरोही को तब से जानती हूँ जब वह पहली बार हमारी हॉस्टल में अपने पापा के साथ आई थी। तब वो सिर्फ 6 साल की थी। वह हॉस्टल में आते वक्त बहुत रो रही थी। आरोही के पापा अभय जब उसे हॉस्टल से छोड़कर जा रहे थे तब वह उनके पीछे भागी थी। आरोही ने रोते हुए अपने पापा के पैर भी पकड़ लिए थे, लेकिन उसके पापा ने उसे पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और वह अपनी गाड़ी लेकर वहां से चले गए। आरोही दरवाजे तक उनके पीछे पीछे भागी, लेकिन उसके पापा नहीं रुके। वह अपनी 6 साल की बच्ची को रोते हुए हॉस्टल में छोड़कर वहां से चले गए थे। आरोही हॉस्टल में रहने लगी थी। वह बहुत चुप चुप रहती थी, किसी से भी बात नहीं करती थी और रोज रात को रोती थी। उसने तो ढंग से खाना खाना भी बंद कर दिया था। उसे हॉस्टल में रहते हुए 1 महीना गुजर गया था और वह बिल्कुल कमजोर और बीमार हो गई थी। हमारी हॉस्टल की वार्डन भी उसके ऊपर ध्यान नहीं देती थी। फिर आरोही ने स्कूल जाना शुरू कर दिया था। वह स्कूल में भी कुछ खास बोलती नहीं थी। वह हमेशा एक जगह पर बैठी रहती थी। आरोही बोली, फिर उसके साथ क्या हुआ था? क्या वह हमेशा ऐसे ही रही? नेहा बोली, नहीं बिल्कुल नहीं। वह कहते हैं ना, जब दुख आता है तो उसके बाद सुख भी आता है। कुछ ऐसा ही आरोही की जिंदगी में भी हुआ। आरोही की जिंदगी में बहुत लोग ऐसे आए जिन्होंने आरोही की जिंदगी पूरी तरीके से बदल दी। वह कुछ लोग आरोही की जिंदगी के बेहद खास लोग बन गए। उन लोगों ने उसकी बेरंग जिंदगी में रंग भर दिए थे। वह कुछ लोग उसकी जिंदगी में खुशियां बनकर आए थे। आरोही ने पूछा, वह लोग कौन थे? नेहा मुस्कुराकर बोली, वह लोग थे आध्या, मानसी और शिवम। और आरोही की सबसे खास चौथी इंसान, वह थी आरोही की मीरा मम्मा। आरोही बोली, मीरा मम्मा? यह कौन है? नेहा बोली, मीरा हमारी टीचर थी और साथ में हम जिस स्कूल में पढ़ते थे उसकी ट्रस्टी भी थी। वह एक बहुत अच्छी लेडी थी। आरोही ने स्कूल ज्वाइन किया, उसके 1 हफ्ते बाद मीरा टीचर ने भी पढ़ाना शुरू कर दिया था। आरोही बहुत ही खूबसूरत, क्यूट लेकिन उदासी रहने वाली लड़की थी। मीरा टीचर का ध्यान हमेशा उसकी तरफ चला जाता था। एक दिन स्कूल में आरोही को चक्कर आ गया था, क्योंकि वह ढंग से कुछ खाती पीती नहीं थी और वह बहुत बीमार थी। तब मीरा टीचर ने उसकी बहुत केयर की थी। आरोही को मीरा टीचर में अपनी मां नजर आने लगी थी। मीरा टीचर भी आरोही को अपनी बेटी की तरह ही प्यार करती थी। आध्या मीरा टीचर के देवर की बेटी थी और आध्या की बेस्ट फ्रेंड मानसी थी, जिस वजह से उन दोनों की दोस्ती आरोही से हो गई थी। वह तीनों पक्की बेस्ट फ्रेंड बन चुके थे। हमारी हॉस्टल की वार्डन बहुत खराब थी, जिस वजह से मीरा टीचर आरोही को अपने घर ले गई। आरोही वहां पर जाने के बाद बहुत खुश रहने लगी थी। वह सबसे ज्यादा खुश तब होती जब वह मीरा आंटी के बेटे के साथ होती। मुझे उनके बेटे का नाम तो नहीं पता, लेकिन आरोही की और उसकी बहुत गहरी दोस्ती थी। वक्त यूं ही बीतता रहा। आरोही भी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। वह उतनी ही खूबसूरत होती जा रही थी। अब आरोही के ग्रुप में एक और मेंबर भी जुड़ चुका था। उसका नाम शिवम था।
चैप्टर 49। आरोही कभी कभी अपने परिवार को याद करती थी, लेकिन मीरा टीचर के प्यार की वजह से वह अपने परिवार को भी भूल चुकी थी। वह अब मीरा टीचर को मीरा मम्मा कहने लगी थी। आरोही, आध्या, मानसी, शिवम और मीरा टीचर का बेटा, वह सब लोग साथ रहते थे। जब आरोही 7 साल की थी तभी ही उसने हॉस्टल छोड़ दिया था और वह मीरा टीचर के घर जाकर रहने लगी थी। ऐसे ही देखते देखते 8 साल गुजर चुके थे। इन 8 सालों में आयाना ने सबका दिल जीत लिया था। वह हमारे क्लास की टॉपर थी। वह सारी गेम्स में भी नंबर 1 थी। आरोही को मीरा टीचर के घर पर रहते हुए 6 साल बीत चुके थे और आरोही को इस दिल्ली शहर में रहते हुए 8 साल बीत चुके थे। लेकिन इन 8 सालों में कोई भी इंसान आरोही से मिलने नहीं आया था, ना ही आरोही का कोई पुराना दोस्त और ना ही उसकी फैमिली मेंबर में से कोई भी। आरोही तो बिल्कुल भूल ही चुकी थी कि मुंबई में उसके एक फैमिली भी है। आरोही अब बड़ी हो चुकी थी। वह एक 6 साल की छोटी बच्ची से एक 13 साल की लड़की बन चुकी थी। यह 6 साल आरोही के लिए बहुत अच्छे थे। उसे माँ का, भाई का, बहन का, सभी का प्यार मिला। लेकिन अब उसकी खुशियों को नजर लगने वाली थी। वक्त फिर से पलटने वाला था। जो खुशियां पिछले 6 सालों से उसकी जिंदगी में आई थी, वह खुशियां अब फिर से मातम में बदलने वाली थी। आरोही, जो बहुत ही शांति से नेहा की बात सुन रही थी, अचानक से उसे एक बेचैनी होने लगी। उसे पसीना आने लगा। उसका शरीर धीरे धीरे कांप रहा था। आरोही बोली, आखिर ऐसा क्या होने वाला था आरोही के साथ? नेहा बोली, यह तब की बात है जब आरोही 8th स्टैंडर्ड में थी। तब हमारे स्कूल में एक लड़का आया था और जब से वह आया था आरोही अचानक से बदलने लगी थी। वह हमेशा डर डर कर रहने लगी थी। वह हमेशा उस लड़के से दूर भागती रहती थी और वह लड़का भी हमेशा आरोही के पास जाता रहता था। आरोही को वह लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं था और सच कहूं तो वह लड़का बहुत अजीब था। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कहूं तो जब वह लड़का मेरे आसपास भी होता था तो मुझे भी बहुत डर लगने लगता था। आरोही बोली, वह लड़का कौन था? नेहा बोली, मुझे उस लड़के के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, क्योंकि वह सिर्फ 3 महीने के लिए स्कूल में आया था और मुझे उसके बैकग्राउंड के बारे में भी कुछ पता नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे उसका नाम पता है। जिस लड़के से आरोही डरी डरी रहती थी उसका नाम अथर्व है। आरोही ने अपने मन में यह नाम फिर से दोहराया, अथर्व। यह कौन है? इसके बारे में पता लगाना पड़ेगा। आरोही बोली, मुझे इसकी आगे की कहानी सुनाओ, इसके बाद क्या हुआ था? नेहा बोली, फिर जो हुआ उसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। आरोही बोली, ऐसा भी क्या हुआ था जो तुम इस तरीके से बोल रही हो? नेहा बोली, सुसाइड हुआ था। आरोही बोली, सुसाइड? किसने किया था सुसाइड? नेहा बोली, तुम्हारा सवाल गलत है। तुम्हें यह पूछना चाहिए कि कितने लोगों ने सुसाइड किया था। आरोही बोली, कितने लोगों ने सुसाइड किया था मतलब? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। नेहा बोली, आरोही जब 8th स्टैंडर्ड में थी तब 3 लोगों का सुसाइड हुआ था। आरोही सरप्राइज होकर बोली, 3 लोगों का सुसाइड? वह 3 लोग कौन थे? नेहा बोली, हाँ, 3 लोगों का सुसाइड। और वह 3 लोग कोई और नहीं बल्कि आध्या, शिवम और मीरा टीचर थी। आरोही ने जब यह बात सुनी तुम पूरी तरीके से शॉक हो गई थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आखिर उस वक्त पर हुआ क्या था? हेलो फ्रेंड्स, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं जल्दी से जल्दी नया चैप्टर ला सकूं। CH50 अथर्व रस्तोगी, द रियल व्यायल लेन। आरोही नेहा की तरफ देखकर बोली, तुम क्या बोल रही हो? मुझे सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा।
एक साथ 3 सुसाइड कैसे हो सकता है? चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं, तो ऐसा हुआ कैसे? मुझे सारी सच्चाई बताओ, यह सब कुछ आखिर कहाँ से शुरू हुआ था? नेहा ने बोलना शुरू किया। मैं तुमसे पहले ही कहा ना, यह सब में बदलाव तब से आने लगा जब हमारी स्कूल में अथर्व नाम का लड़का आया। जब से वह स्कूल में आया था तब से आरोही डरी डरी रहती थी। और यह हाल सिर्फ आरोही कहीं नहीं बल्कि आध्या, मुझ में, मानसी और बहुत सारी लड़कियों का भी था। इसलिए हम लड़कियों ने मिलकर यह डिसाइड किया था कि हम कभी भी अथर्व के पास अकेले नहीं जाएंगे, हम हमेशा एक साथ ही जाएंगे और जितना हो सके उतना उससे दूर रहेंगे। हम लड़कियों ने जो सोचा हम वह करती रही, जिस वजह से अब अथर्व हम सबके ज्यादा पास नहीं आ पाता था। और यह चीज देखकर हम लड़कियां बहुत खुश थी। आरोही भी फिर से धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी थी। फिर एक दिन हमारी स्कूल में दूसरे स्कूल के बच्चे आए। उन लोगों को फुटबॉल बहुत अच्छी तरीके से आता था और वह हम लोगों को लूजर बोलने लगे। यह देखकर शिवम को बहुत गुस्सा आया। इसलिए हमारी स्कूल और दूसरी स्कूल के बीच में एक फुटबॉल मैच हुआ और वह फुटबॉल मैच हमारी स्कूल जीत गई। उस दिन मैं, आरोही, आध्या, मानसी, शिवम, हम सब लोग बहुत खुश थे। उस दिन आरोही ने ट्रॉफी पकड़कर पूरे 2 घंटे तक डांस किया था। फिर अचानक से उस रात जिस दिन हमने फुटबॉल में जीता था, उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। आरोही नेहा की तरफ देखकर बोली, ऐसा क्या हुआ था उस रात? नेहा बोली, उस रात क्या हुआ था यह तो मुझे भी नहीं पता। यह उस रात को 11 का वक्त था। आरोही बहुत खुश थी। उसके हाथ में मैच की ट्रॉफी थी। वह यह ट्रॉफी आध्या को दिखाने जा रही थी और वह आध्या के रूम की तरफ चली गई। फिर क्या हुआ यह मुझे नहीं पता, लेकिन उसके बाद जब आरोही हमारे रूम में आई तो वह बिल्कुल बदली बदली सी थी। जो खुशी पहले उसके चेहरे पर दिखाई दे रही थी वह खुशी नहीं थी। इनफैक्ट वह कुछ बोल ही नहीं रही थी। उस रात मैंने उसे बहुत पूछा कि क्या हुआ, लेकिन उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। फिर दूसरे दिन जो हुआ वह देखने की हालत हम में से किसी के भी अंदर नहीं थी। आध्या की डेथ बॉडी ग्राउंड फ्लोर पर पड़ी हुई थी और उसके सर से खून बह रहा था। आरोही ने वह भयंकर नजारा देखा था। उस दिन आध्या ने सुसाइड किया था। उस दिन आरोही यह देखकर 3 घंटे तक लगातार रो रही थी। आध्या की मौत की वजह से उसकी हालत पहले ही खराब थी। आध्या की मौत के ठीक 2 दिन बाद हम सबको यह खबर मिली कि शिवम ने भी सुसाइड कर लिया। शिवम अपने हॉस्टल रूम में पंखे से लटक कर मरा पड़ा था। यह सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि किसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला और यहाँ आरोही की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, क्योंकि उसने सिर्फ 2 दिन के अंदर अपने 2 करीबी लोगों को खो दिया था और रही सही कसर पुलिस वालों ने पूरी कर दी थी। पुलिस वाले आध्या के कमरे का सीसीटीवी कैमरा देख रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। फिर उन्होंने दूसरे सीसीटीवी कैमरा में देखा तो उन्होंने देखा कि आरोही रात के 11 बजे आध्या के कमरे में जा रही है। यह देखकर पुलिस वाले आरोही से बहुत सारे सवाल करने लगे, लेकिन आरोही ने किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और उसकी ऐसी हालत देखकर मीरा टीचर ने आरोही को दिल्ली शहर से कहीं बाहर ले गई। मानसी, आरोही और मीरा टीचर सिर्फ यह तीनों ही मसूरी गए थे। उस वक्त मीरा टीचर का बेटा जो आरोही का सबसे अच्छा दोस्त था वह ऑस्ट्रेलिया गया हुआ था अपनी पढ़ाई के लिए, इसलिए उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। मीरा टीचर, आरोही और मानसी को मसूरी गए हुए 1 हफ्ता हो चुका था। फिर ठीक उसके दूसरे दिन हमें यह खबर मिली कि मीरा टीचर ने सुसाइड कर लिया है। दरअसल हुआ कुछ यह था कि मीरा टीचर की डेथ बॉडी जंगल से मिली थी और सब लोगों का यह मानना था कि मीरा टीचर पहाड़ी से कूदकर वहां पर गिरी होगी। यह 3 केस पुलिस वालों ने सुसाइड केस बात कर इन्हें बंद कर दिया था,
लेकिन सच्चाई कोई नहीं जानता था। यह सिर्फ सुसाइड है या फिर किसी की सोची समझी हुई साजिश। लेकिन हाँ, इसमें दो बात बहुत अजीब थी। पहली बात यह कि जब यह सब कुछ हुआ तब अथर्व वहां पर नहीं था, और इसके बाद वह कभी स्कूल आया ही नहीं। और दूसरी बात यह कि मसूरी से सिर्फ मीरा टीचर की ही डेड बॉडी मिली थी। आरोही और मानसी का कुछ भी अता पता नहीं था। मसूरी की पुलिस ने उन दोनों को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह दोनों नहीं मिली। यह सब कुछ हुआ उसे 1 महीना हो चुका था। 1 महीने बाद मसूरी पुलिस की हमें कॉल आई। उन्होंने यह कहा था कि आरोही का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो चुका है और उसे वहां के ही किसी अस्पताल में एडमिट किया है। यह सुनकर हम सब लोग मसूरी के लिए निकल गए, लेकिन जब वहां पहुंचकर हमने आरोही की हालत देखी तो हम सबकी आंखों से आंसू आ गए थे, क्योंकि उसके सर से खून बह रहा था। आरोही के शरीर पर बेल्ट से मारने के निशान थे और उसके पैरों पर जलने के निशान थे, जैसे किसी ने गरम लोहा उसके पैरों पर लगा दिया हो। उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। आरोही को ठीक 2 दिन बाद होश आया था, लेकिन जब उसे होश आया तब वह बहुत ही अजीब सा बिहेव कर रही थी। वह किसी भी लड़के को अपने पास नहीं आने दे रही थी, और तो और वह हम में से किसी को भी पहचान ही नहीं रही थी। बस यहाँ से ही वह बदलना शुरू हो गई, और फिर वह एक अजीब लड़की बन गई, जिसके हरे बाल होते हैं, जिसके पूरे बॉडी पर टैटू है, जिसने अपने चेहरे पर मेकअप किया हुआ है। ऐसे ही 4 साल गुजर गए, और ठीक 1 साल पहले आरोही वापस अपने घर चली गई। फिर उसके बाद ना ही उसका कोई कॉल आया और ना ही मेरी उससे बात हुई। आरोही ने नेहा से पूछा, आरोही के साथ इतना सब कुछ हो चुका था तो क्या पुलिस वालों ने कभी कुछ नहीं किया? नेहा बोली, पुलिस वाले भी क्या करते? आरोही को कुछ भी याद नहीं था और सिर्फ वही एक इंसान थी जिसे सब सच पता था, और वह सब कुछ भूल चुकी थी। कोई भी सुराग न मिलने की वजह से पुलिस वाले ने इन तीनों केस को सुसाइड केस बोलकर बंद कर दिया था। आरोही बोली, यह तो पुलिस डिपार्टमेंट वालों की लापरवाही है। इतना सब कुछ हो गया, उन्होंने एक 13 साल की बच्ची की हालत अपनी नजरों से देखी, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया। नेहा बोली, तुमने तो सुना है ना कि कानून अंधा होता है। जब तक कोई सुराग नहीं मिलता तब तक वह किसी को भी दोषी नहीं ठहरा सकते, और हमारे देश का कानून तो अंधा ही नहीं, बिका हुआ भी है। क्या पता जिन्होंने यह सब कुछ किया उन लोगों ने पुलिस वालों को पैसे खिला दिए हो। आरोही बोली, तुम बिल्कुल सही कह रही हो नेहा, लेकिन फिर भी इतना सब कुछ हो चुका, तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है? क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि यह सब कुछ सिर्फ एक सुसाइड था? चैप्टर 51। नेहा बोली, नित्या सच कहूं तो मुझे सुसाइड नहीं लगता। मुझे यह सब कुछ किसी की सोची समझी साजिश लगती है, और इसकी जड़ कहीं ना कहीं आरोही है, क्योंकि शुरुआत से सिर्फ वही थी जो सर सब जानती थी। वही थी जो आध्या के रूम में गई थी। मुझे नहीं पता उसने वहां पर क्या देखा, पर इतना जरूर कह सकती हूँ, इन 3 सुसाइड के पीछे जिसका भी हाथ होगा ना, वह वही इंसान होगा। और सच कहूं तो मुझे इन सब के पीछे अथर्व का हाथ लगता है। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा दिमाग और मेरा दिल 100% की गारंटी देते हुए कहता है कि इन सब के पीछे अथर्व का ही हाथ है। आरोही बोली, तुम सही कह रही हो। ठीक है, तो अब मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। मैं चलती हूँ, बाय। इतना बोलकर आरोही वहां से चली गई। आरोही ने खुद कहा, अथर्व तुम जो कोई भी हो और तुम जहां भी हो, मैं तुम्हें पाताल से भी ढूंढ निकालूंगी। अगर मुझे पता चला कि इन सब के पीछे तुम्हारा ही हाथ है तो तुम्हारा मैं वह हाल करूंगी कि तुम पिछले 7 जन्मों तक नहीं भूलोगे।
इतना कहते हुए आरोही की आंखों में एक अलग सी आग थी। अथर्व का नाम सुनकर पता नहीं क्यों उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अथर्व उसके सामने हो और वह उसे जिंदा जला के मार डाले। यह बात उसका दिल कह रहा था या दिमाग, यह खुद उसे भी नहीं पता था। लेकिन इतना जरूर था कि इन सब के पीछे जरूर अथर्व का ही हाथ था। वहीं दूसरी तरफ जयपुर। इस वक्त एक कमरे में बहुत सारे खूबसूरत पक्षी थे, जो शायद ही किसी को देखने को मिले, क्योंकि उन पक्षियों की कीमत करोड़ों में थी। वह पक्षी सच में बहुत खूबसूरत थे, लेकिन वह सारे पक्षी पिंजरे में कैद थे। वह पक्षी उन पिंजरे से बाहर निकालने के लिए तड़प रहे थे, लेकिन वह चाहकर भी उसे बाहर निकल नहीं पा रहे थे, जिस वजह से उनका शोर उस पूरे कमरे में गूंज रहा था। कमरे की एक बहुत बड़ी दीवार पर पूरी दीवार को ढके हुए एक पेंटिंग बनी हुई थी। वह पेंटिंग बहुत खूबसूरत थी। वह पेंटिंग 13 साल की बच्ची की थी, जिसकी हालत बहुत खराब थी, जो बेड पर लेटी हुई थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। लेकिन फिर भी उस लड़की की खूबसूरती कम नहीं हुई थी। उस पेंटिंग के ठीक सामने एक लड़का बैठा हुआ था, जिसकी ब्राउन आंखें थी, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ हवस भरी हुई थी। वह अपनी हवस भरी आंखों से उस लड़की की पेंटिंग को देख रहा था। चलिए जानते हैं आखिर इंसान है कौन। तो मिलिए हमारी कहानी के विलन अथर्व रस्तोगी से। यह वही इंसान है जिन्होंने बचपन में आरोही के साथ जबरदस्ती की थी, उसका रेप किया था। यह एक बहुत बड़े माफिया है। यह दूसरे देशों में लड़कियों का सौदा करते हैं। यह हर रोज हर रात नहीं लड़की बदलते हैं। यह एक बहुत बुरे इंसान है। इनकी उम्र अभी 26 साल है और इनके पास करोड़ों की दौलत है। अथर्व आरोही की पेंटिंग के पास जाकर बोला, माय डियर टॉय, आखिर कहाँ हो तुम? तुम जानती हो तुम्हारे बाद और तुमसे पहले मैंने बहुत लड़कियों के साथ खेला है, लेकिन कोई भी लड़की तुम्हारे जैसा खिलौना नहीं है। जो बात तुम्हें में है वह बात किसी और में नहीं। बस अब तुम मुझे मिल जाओ। मैं वादा करता हूँ मैं अपनी हर रात सिर्फ तुम्हारे साथ बिताऊंगा, तुम्हें अपने पास रखकर, तुम्हें अपना खिलौने बनाकर। और हाँ, जो रात में तुम्हारे साथ बिताऊंगा वह सिर्फ तुम्हारी होगी। लेकिन माय डियर टॉय, बाकी की रातों को अगर मैं दूसरी लड़कियों के साथ हूं ना, तो तुम फिक्र मत करना। मैं चाहे दूसरी लड़कियों के साथ जितना भी सो जाओ, लेकिन असली मजा तो मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ आता है। इतना बोलकर अथर्व जोर जोर से हंसने लगा। दोस्तों, मैंने आप सबको विलन से मिलवा दिया है। अब आपको जितना गुस्सा आ रहा है, जितनी गालियां देनी है, कमेंट क्षेत्र गालियों से भर दो। इस आदमी की वजह से किसी का पूरा बचपन बर्बाद हुआ है और पता नहीं और कितनी ही लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हुई है। हेलो फ्रेंड, जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।